फिल्म की शुरुआत होती है 1970 में। तब मन्या सुर्वे सीधा साधा जवान लड़का था जो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनने के सपने देख रहा था। मनोहर मुंबई के मशहूर कीर्ति कॉलेज में पढ़ रहा था और 12वीं की एग्जाम दे रहा होता है। मनोहर इतना ईमानदार और नेक होता है कि अपने गर्लफ्रेंड विद्या को भी एग्जाम में जरा सा भी पेपर नहीं दिखाता। वो दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ होते। विद्या अच्छे घर से होती है तो वही मनोहर मुंबई के गोखले चाल में रहता था। मनोहर विद्या को अपनी माँ से मिलवाने घर लेकर जाता है। मनोहर की माँ विद्या को देखकर बहुत खुश होती है। उतने में घर पर मनोहर का सौतेला भाई भार्गव आता है। उसे पुलिस ने शहर से तड़ीपार किया होता है। भार्गव आवारा गुंडागर्दी करने वाला होता है। उस पर पहले से ही गुना दाखिल होता है। भार्गव ने भाटकर गैंग से दुश्मनी ली होती है। भार्गव जब घर के दरवाजे से मनोहर और उसके माँ से बात कर रहा होता है तभी कुछ गुंडे आकर अचानक उस पर हमला करते। वो भार्गव को जान से मारने की कोशिश करते। भार्गव कैसे तो करके गुंडों से लड़ने लगता है पर एक गुंडा उस पर भारी पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। मनोहर ऊपर से ये सब देख रहा होता है क्योंकि उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना होता है। फिर विद्या के कहने पर वो नीचे भार्गव को बचाने जाता है। मनोहर गुंडे को पीछे से पकड़ता है। तभी मौका देखकर भार्गव गुंडे के पेट में चाकू मारकर उसे मार डालता है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आता। उसे सदमा लगता है कि ये क्या हुआ। ये हत्या मनोहर सुर्वे की जिंदगी का रुख बदलने वाली होती है। फिर कुछ दिन बीत जाते। मनोहर अपना रिजल्ट देखने कॉलेज जाता है। उसी दिन विद्या अपने माँ बाप को मनोहर से मिलवाने कॉलेज लेकर आने वाली होती है। मनोहर विद्या से मिलकर रिजल्ट चेक करने जाता है। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम अंबोलकर होता है मनोहर की कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ पुलिस वैन में लेकर जाता है। वो पूरी कॉलेज के सामने बताता है कि तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मर्डर किया है। तुम्हारे रगों में गंदा खून दौड़ रहा है। मनोहर उसे समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पर वो इंस्पेक्टर मानता नहीं। वो मनोहर को अपनी बेल्ट से मारने लगता है और वैन में लेकर जाता है। वहां पर विद्या अपने माँ बाप को लेकर आती है पर मनोहर को इस हालत में देखकर वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहती। मनोहर इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। मैंने बहुत मेहनत कर पढ़ाई की है ताकि आपके जैसा बाल बच्चों वाला अच्छा आदमी बन सकूं। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर भी इंस्पेक्टर उसे वैन में डाल दे जिसमें उसका भाई भार्गव भी मौजूद होता है। मनोहर सुर्वे पर झूठे इल्जाम में मुकदमा दाखिल किया जाता है। फिर मर्डर के जुर्म में मनोहर और उसके भाई भार्गव को उम्र कैद की सजा होती है। दोनों को 19 जून 1970 को जेल में डाला जाता है। मनोहर भार्गव के बाजू में खाना खाने बैठा होता है पर मनोहर सिर्फ बैठा रहता है और खाना नहीं खाता। तो उसके बाजू बैठा शेख मुनीर मनोहर का खाना खुद खाता है। उतने में एक कैदी आकर मनोहर पर हमला करता है पर मुनीर मनोहर को नीचे झुकाकर बचा लेता है। तो वो कैदी उसके भाई भार्गव को गले पर वार कर मार डालता है। मुनीर मनोहर को समझाता है कि जेल में मारना लड़ना मारना सब जायज है, सिर्फ मुंह खोलना नहीं, इसलिए जेलर के सामने कुछ बताना नहीं। तो मनोहर जेलर जब खून किसने किया ये पूछता है तो मनोहर कहता है कि पता नहीं, मैंने ठीक से चेहरा नहीं देखा। जबकि मनोहर को पता होता है कि किसने खून किया है। जेलर कहता है कि अभी एक दिन हुआ नहीं जेल में आकर और यहाँ के उसूल भी सीख गए। फिर मुनीर मनोहर को बताता है कि जिसने तुम्हारे भाई को मारा उसका नाम पोत्या है। तुम दोनों को मारने के लिए उसे 2 बोतल दारू की सुपारी मिली थी। अभी तो उसके पास 1 बोतल दारू है। कुछ हफ्ते बाद खत्म होगी तो दूसरे बोतल के लिए वो तुम्हें भी मार डालेगा। बस कुछ हफ्ते ही है तुम्हारे पास। तो मनोहर मुनीर से कहता है कि तुम मुझे तैयार करो ताकि मैं खुद पोत्या को मार सकूं। फिर मुनीर और मनोहर एक दूसरे से हाथ मिलाते। वो दोनों अच्छे दोस्त हो जाते। विद्या मनोहर से मिलने जेल में आती है पर अब मनोहर पूरी तरह से बदल गया होता है। जिंदगी की नाइंसाफी ने उसकी ईमानदारी और मासूमियत छीन ली होती है। उसका विद्या से झगड़ा होता है। वो उसे जो रिश्ता आया होता है उससे शादी करने कहते हैं। विद्या ने मनोहर का रिजल्ट भी लाया होता है पर मनोहर कहते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं और चला जाता है। मुनीर जेल के अंदर मनोहर को वीरा से मिलाता है। वीरा का जेल में दबदबा होता है। वो बॉडीगार्ड होता है। मनोहर उससे मिलकर कहता है कि शिष्य ही गुरु को बड़ा बनाता है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य के लिए अपना अंगूठा काटा था वैसे मैं हाथ काट कर दूंगा। वीरा मनोहर की बातों से खुश हो जाता है। वो मनोहर को लड़ना सिखाता है, उसकी तालीम लेता है, सारे दावों पे सिखाता है। अब वीरा मुनीर और मनोहर तीनों का ग्रुप बन जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब मनोहर और पोत्या की लड़ाई होती है। मनोहर कांटे की टक्कर देकर खूंखार पोत्या से लड़ाई करता है और आखिर में अपने पास होने वाले चाकू से जो मुनीर ने चम्मच से बनाया होता है उससे खुपस कर पोत्या को मार डालता है। अब मनोहर से मन्या बन जाता है, मन्या सुर्वे। मन्या सुर्वे अभी रत्नागिरी के जेल में बंद होता है। यहाँ मुंबई में मस्तान गैंग तबाही मचा रही होती है। मुंबई में दिन ब दिन जुर्म बढ़ रहे थे। एक लॉज में एक औरत का बलात्कार और उसके पति की हत्या मस्तान गैंग के याकूब लाला और सैयद बाटला करता है। इन्वेस्टिगेशन करने इंस्पेक्टर आफाक बगरान आता है जो कि एक ईमानदार और बहादुर पुलिस वाला होता है। उसे मुंबई से गुंडों का सफाया करना होता है पर कानून और हालात से मजबूर होता है। आफाक अपने साथी भेंडे को इन्वेस्टिगेशन कर आजू बाजू के लोगों से गवाही लेने कहता है पर भेंडे कहते हैं कि सैयद और बाटला के खिलाफ कोई गवाह नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आफाक वहां से निराश होकर चला जाता है। उतने में वहां पर सादिक नाम का एक पत्रकार आता है। उसे भी मुंबई में शांति चाहिए होती है और उसके लिए वो कोशिश कर रहा होता है। सादिक भेंडे से कहता है कि लोहा लोहे को काटता है। मस्तान गैंग का सफाया करने का काम जुबेर और दिलावर इम्तियाज हक्सर को दे दो। तो भेंडे कहते हैं कि कौन, वो कांस्टेबल हक्सर के बेटे? तो सादिक हाँ कहता है। फिर भेंडे जुबेर और दिलावर से मिलने जाता है। जुबेर और दिलावर पहले ही किसी को बेरहमी से पीट रहे होते। दरअसल फिल्म में इन दोनों का नाम बदल दिया गया है। जुबेर यानी कि शबीर कास्कर और दिलावर यानी कि उसका छोटा भाई
दाऊद इब्राहिम कासकर। तो भेंडे जुबेर और दिलावर दोनों को अपनी जीप में बिठा कर बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस के लिए काम करना पड़ेगा जो तुम अभी कर रहे थे। तो जुबेर कहता है कि वही काम ना जो पुलिस में करने की हिम्मत नहीं। तो भेंडे कहते हैं कि वो काम जो पुलिस को करने की इजाजत नहीं। भेंडे कहते हैं कि हमें मुंबई को साफ करना है, इसलिए मस्तान गैंग का सफाया होना जरूरी है और वो तुम्हें करना है, पुलिस की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। तो जुबेर कहते हैं कि सोच कर बताएंगे। सादिक दिलावर और जुबेर का अच्छा दोस्त होता है, वो उनके लिए पिता समान होता है। उसने भेंडे को जुबेर और दिलावर के पास भेजा होता है। सादिक अपने अखबार में याकूब और बाटला की फोटो के साथ सारी जानकारी छापता है। आफाक जब यह अखबार पढ़ता है तब वो याकूब के नाम का वारंट निकलवाता है। शुरू में तो भेंडे याकूब को पकड़ने डोंगरी चलने डरता है। फिर और एक इंस्पेक्टर आता है राजन आंबट नाम का। वो आफाक से कहता है कि हम भेस बदल कर डोंगरी जाएंगे। फिर आफाक, आंबट और भेंडे तीनों सिविल ड्रेस में याकूब को पकड़ने डोंगरी जाते। काफी प्लानिंग, मार पिटाई, भागादौड़ी के बाद आफाक, भेंडे और आंबट याकूब को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर जाते। तो वही दूसरी तरफ रत्नागिरी जेल से मने और मुनीर की भागने की प्लानिंग चल रही थी। उन दोनों को जब बाहर पटरी पर काम करने लेकर जाते तब वो चालाकी से चेन तोड़कर ट्रेन से भाग जाते। अब मने और मुनीर दोनों आजाद होते हैं। पुलिस स्टेशन में आफाक, भेंडे, आंबट बैठे होते तभी एक कॉल आता है। बाटला आफाक को बताता है कि उसने उसके बेटे के टिफिन में बम रख दिया है और फोन कट करता है। आफाक आंबट को फोन टैप करने कहता है और भेंडे के साथ अपने बेटे के स्कूल में जाता है और सही समय पर बेटे के हाथ से टिफिन लेकर दूर फेंकता है, तभी बम फटता है। फिर आफाक बाटला को ढूंढकर उसे बेरहमी से पीटता है और गिरफ्तार करता है। याकूब और बाटला दोनों के हाथ रस्सी से बांधता है और उन दोनों ने जिस औरत का बलात्कार और उसके पति को मारा होता है उसके हाथ में आफाक बेल्ट देता है और उन दोनों को मारने को कहता है। इधर काफी सालों बाद बाहर आकर मने और मुनीर कोठे पर जाते हैं। वहां नाचने गाने के बाद एक आदमी एक औरत के साथ हाथ पकड़कर बदतमीजी कर रहा होता है। तो मने उसे सबक सिखाकर खुद उस औरत का हाथ पकड़ता है। उतने में जुबेर वहां पर आता है। वो औरत जुबेर की मोहब्बत होती है। तो मने जुबेर से कहते हैं कि मोहब्बत है तो कोठे में बिठाते, कोठे पर नहीं जहां लोग जरूरत कम और इज्जत ज्यादा करते। इस पर गुस्सा होकर जुबेर मने पर रिवॉल्वर तानता है। तो वो औरत जुबेर को बताती है कि इसकी कोई गलती नहीं है बल्कि इसने मेरी मदद की। फिर जुबेर मने को नोटों की गड्डी देता है। मने जुबेर से कहते हैं कि इस काम के मैं पैसे नहीं लेता, अगर कोई काम हो तो बताना। तो जुबेर कहते हैं कि ठीक है, कल मोहम्मद अली रोड पर आ जाना। फिर अगले दिन मने और मुनीर दोनों जुबेर से मिलने मोहम्मद अली रोड पर जाते हैं। वहां पर जुबेर का छोटा भाई दिलावर भी होता है। जुबेर मने से पूछते हैं कि काम क्या करेगा। तो मने कहते हैं कि शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूं। ये सुनकर दिलावर कहते हैं कि फसल बरसात से आती है, बादल के गरजने से नहीं। तो मने जवाब देता है कि फसल उगानी होती तो हल चलाने गांव जाता, बंदूक चलाने शहर नहीं। दिलावर जुबेर से कहते हैं कि इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। इस पर मने कहते हैं कि चाटने से अच्छा चलाना है। तभी जुबेर गुस्से से मने को कान के नीचे बजाता है और कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई दिलावर है, इसके सामने जबान या आंखें ऊंची नहीं करना। अगर रमजान का पहला दिन ना होता तो बाजार में तुम्हारा गोश्त बिकता। और जुबेर वहां से चला जाता है। मने कहते हैं कि अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। दिलावर कहते हैं कि मुंबई के किसी भी गली में जाना, शेर सिर्फ एक ही है, जुबेर इम्तियाज हास्कर। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा इस गली में मत आना। तो मने कहते हैं कि जरूर आऊंगा, तब जंगल वही होगा लेकिन शेर बदल गया होगा। यहाँ से मने और जुबेर दिलावर के बीच दुश्मनी चालू होती है। फिर मने और मुनीर वहां से जाते। मने मुनीर से कहते हैं कि अब हम खुद की गैंग बनाएंगे। फिर वो दोनों वीरा से बाहर जाकर मिलते हैं। वीरा जेल से बाहर निकलकर मेहनत से पैसा कमा रहा होता है। मने उसे पैसा और इज्जत दोनों दिलाने का वादा करता है। तो वीरा मने के गैंग में शामिल होता है। फिर मुनीर और एक लड़के को गैंग में लेकर आता है, उसका नाम ज्ञानचो होता है। ज्ञानचो शार्प शूटर होता है। मने उसके गले मिलकर रिवॉल्वर निकालता है जो कि ज्ञानचो को पता नहीं चलता। फिर उसे परखने के लिए मने उसका मजाक उड़ाता है। ज्ञानचो गुस्से से मने पर रिवॉल्वर तानने चाहता है पर रिवॉल्वर तो उसके पास होती नहीं। फिर मने कहता है कि दिखा दिया ना बचपना। तो ज्ञानचो कहता है कि मेरा बचपना तो देख लिया, अब हुनर भी देखो। मेरे बंदूक से निकली हुई गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है और फिर मेरे निशाने को। तो मने मुनीर के सिर पर अंगूर रखकर उसे गोली मारने कहता है। ज्ञानचो बराबर मुनीर के सिर से अंगूर उड़ाता है। फिर चारों मिलकर अपना मुंह छुपाकर बैंक लूटते। मने और उसकी गैंग छोटे मोटे धंधे वालों से हफ्ता वसूली चालू करते। मने और उसकी गैंग एक गैरेज वाले को, जिसका नाम पप्पू पाटिल होता है, उसको बंदूक से धमकाते, जिसकी खबर अखबार में छप जाती है। अब मने सुरवे के कारनामे अखबार में भी छपने लगते। फिर मने मुंबई की गोदी में जाता है जहां से माल का कारोबार होता है। वो एरिया भाटकर का होता है। मुनीर भाटकर से जाकर कहते हैं कि आज से गोदी में आधा हिस्सा मने सुरवे का होगा। तो भाटकर कहते हैं कि इससे पहले भी तेरे जैसा और एक काकरोच आकर यही कह के गया था। भार्गव सुरवे नाम था उसका, लेकिन उससे और उसके भाई दोनों को भी इंस्पेक्टर आंबोलकर के जरिए जेल में डाला और फिर जेल में हमला कर दोनों को मार डाला। मने ये सब सुन रहा होता है। उसे समझता है कि सारी फसाद की जड़ भाटकर है। मने भाटकर से जाकर कहता है कि आज अगर तूने हिस्से के बदले किस्सा नहीं सुनाया होता तो तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। वो भास्कर को अपना नाम और पहचान बताकर गोली मारता है। भास्कर का जो बॉडीगार्ड होता है जमाल, वो भी मने सुरवे के गैंग में शामिल होता है। फिर मने सुरवे को पूरे गोदी का धंधा मिल जाता है। बाद में सभी होटल में खाना खाने जाते हैं। वो होटल लेविश और पॉश होते हैं। मने और उसके दोस्त जोरों जोरों से गालियां देकर हंसी मजाक कर रहे होते। बाजू में बैठने वाला एक आदमी होटल के मैनेजर से कंप्लेंट करता है
तो वहां पर मैनेजर आती है जो कि विद्या होती है। वो मन्या के पीछे खड़ी होती है, पर दोनों को भी एक दूसरे के बारे में पता होता है, लेकिन वो बात नहीं करते। फिर मुनीर उसे सॉरी कहता है तो वो चली जाती है। मन्या के दिल में फिर से तूफान उठता है, वो बेचैन हो जाता है। वो एक दिन मंदिर जाता है जहां वो पहले जाया करता था। वहां पर उससे विद्या मिलती है। वो बताती है कि उसके शादी के 1 साल बाद वो विधवा बन गई और फिर उसने शादी नहीं की। उसके बाद मन्या और विद्या फिर से एक हो जाते। मन्या को इंस्पेक्टर अंबोलकर से बदला लेना होता है। वो भरे बाजार में अंबोलकर को पीटता है, फिर पटाखे चलाकर उसमें झोंक देता है। अंबोलकर घायल हो जाते हैं। वर्दी में घायल अंबोलकर की फोटो अखबार में छप जाती है। फिर एक बार मन्या सुर्वे के कारनामे सभी जगह फैलते। मन्या सुर्वे और उसकी गैंग 5 स्टार होटल में एक टेबल पर बैठे होते। मैनेजर उन्हें आकर कहते हैं कि ये टेबल रिजर्व है। तो मुनीर पूछते हैं किसके लिए, तो वहां पर दिलावर आता है। वो कहते हैं कि यह टेबल उसके असली हकदार यानी कि जुबैर इम्तियाज हकसर के लिए रिजर्व है, और यह शहर भी। मन्या दिलावर से कहते हैं कि जगह जगह मुद कर कुत्ते अपना इलाका रिजर्व करते, शेर कब से करने लगे। दिलावर कहते हैं कि सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से और बेवजह पुलिस को मारकर अखबार में खबर छपवाने से तू क्या खुद को टेबल का हकदार समझने लगा। मन्या कहते हैं कि हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। फिर दिलावर कहते हैं कि शायद तुझे हकदार और चौकीदार में फर्क नहीं समझता। यह सुनकर गैंचो दिलावर को मारने चाहता है, तो मन्या उसे रोककर कहते हैं कि आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पर हाथ नहीं उठाते। अच्छा हुआ तेरे भाई ने उस दिन मुझ पर हाथ उठाया, नहीं तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। तो दिलावर कहता है कि और पीछे से वार करता। तो मन्या कहता है कि जब भी करूंगा सामने से छाती पे वार करूंगा। तो दिलावर कहते हैं कि दुआ करता हूं वो दिन ना रमजान पे आए और ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि तुम्हें बचने का कोई मौका ना मिले। इधर आफाक को भी मन्या सुर्वे के कारनामे समझ आते हैं। उसे गुस्सा होता है कि मन्या ने पुलिस की वर्दी में अंबोलकर को मारा, उसे ये वर्दी की बदनामी लगती है। आफाक अंबट से कहते हैं कि मन्या का जल्द से जल्द ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो चिंगारी की आग भड़कने में टाइम नहीं लगता। विद्या को अखबार से पता चलता है कि मन्या सुर्वे जेल से भाग चुका है और मुंबई में अपनी गुंडों की गैंग चला रहा है। उन दोनों में झगड़े हो जाते हैं और दूरियां बढ़ती है। मन्या विद्या को बताता है कि पुराना मनोहर भोला और कमजोर था इसलिए मर गया, पर यह मन्या ताकतवर और चालाक है इसलिए राज कर रहा है। तारीख 14 अप्रैल 1980 की होती है। अखबार चलाने वाले सादिक पर याकूब और बाटला जानलेवा हमला करते, क्योंकि सादिक ने अपने अखबार में उन दोनों की फोटो के साथ खबर छापी होती है। सादिक अस्पताल में भर्ती होता है। दिलावर और जुबैर के सादिक के साथ काफी अच्छे रिश्ते होते। वो सादिक को देखने आते। सादिक सिर्फ उन दोनों को बताता है कि उस पर किसने हमला किया है, ना कि पुलिस को, और फिर सादिक की मौत हो जाती है। जुबैर और दिलावर इससे बहुत दुखी और नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सादिक उनके लिए बाप जैसा होता है। आफाक जब जुबैर से सादिक ने क्या कहा यह पूछता है, तो जुबैर बताने से इनकार करता है और कहता है कि आप पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, लेकिन आपके बंदूक में लोहा नहीं। क्या करेंगे आप जानकर किसने मारा? क्या हुआ याकूब और बाटला को गिरफ्तार करके कुछ हफ्ते में तो बेल मिल गई और फिर उन्होंने सादिक मियां को मार डाला। जुबैर की ऊंची आवाज और बदतमीजी से आफाक उसकी कॉलर पकड़कर कहते हैं कि पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो पूरी जिंदगी में तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। जुबैर और दिलावर फिर भी याकूब और बाटला को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले जाते। फिर जुबैर और दिलावर याकूब को जाकर गोले बनाने की मशीन में सिर डालकर मार देते। याकूब के मर्डर के बाद भी जुबैर दिलावर वही होते। आंबट वहां पर आता है, कहता है कि कमाल है, मर्डर के बाद भी यहाँ पर हो। आंबट जब मर्डर के बारे में आजू बाजू के लोगों से पूछता है तो कोई भी डर के मारे जुबैर और दिलावर का नाम नहीं कहता। जुबैर आंबट से कहते हैं कि गवाह खुद चलकर पुलिस स्टेशन आएगा। फिर दोनों मिलकर बाटला को मारने जाते। जुबैर और दिलावर बाटला के दोनों हाथ काटते और उसे छोड़ देते। बाटला अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और अपने गुनाहों की कबूली देता है, पर जुबैर और दिलावर का नाम नहीं लेता। आफाक और बाकी पुलिस वालों को सब पता होता है, पर बिना गवाही के वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। दिलावर और जुबैर ने मस्तान गैंग के लोगों को मारकर अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। खून खराबा बढ़ने के कारण जुबैर, दिलावर और मस्तान गैंग के बीच हाजी मकसूद के घर सुलह होती है। हाजी मकसूद का उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी बड़ा नाम होता है और सब उनकी इज्जत करते थे। दिलावर और जुबैर ने तो सुलह कर वादा दिया होता है कि हमारे तरफ से अभी कोई हमला नहीं होगा, पर मस्तान गैंग के दिमाग में गद्दारी होती है। सुलह के बाद मस्तान गैंग मन्या सुर्वे से मिलते और मन्या को जुबैर को मारने की सुपारी देते। मन्या वो एक्सेप्ट करता है। मुनीर मन्या से कहता है कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। मस्तान ने मुंबई पर 40 साल राज किया और उनको टक्कर जुबैर ने दी है, तो मन्या कहते हैं कि आसान होता तो मस्तान गैंग हमारे पास नहीं आती। मुंबई को सिर्फ 2 गैंग चला रही है, एक मस्तान और दूसरी दिलावर जुबैर की हकसर। मस्तान गैंग हमारे पास आई मतलब हमसे कमजोर हो गई और दूसरी गैंग को हम खत्म करेंगे, तो मुंबई पर राज सिर्फ मन्या सुर्वे का होगा। फिर प्लान के मुताबिक मन्या सुर्वे की गैंग और मस्तान की गैंग मिलकर जुबैर को पेट्रोल पंप पर घेरते। जुबैर तब अकेला होता है और नशे में धूत होता है। सब मिलकर उस पर सफासफ वार करते और गोलियों से भून डालते। फिर मन्या दिलावर के घर के नीचे जाकर दिलावर को चुनौती देता है कि कहा था ना जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। बंबई का नया बाप मन्या सुर्वे। दिलावर गुस्से से मन्या सुर्वे से लड़ने नीचे जाने वाला होता है, पर उसका साथी अजहर उसे रोकता है, क्योंकि उनके पास अभी लड़के भी नहीं होते और सामान भी नहीं होता। अब कौन सा सामान ये तो आप समझ ही गए होंगे। दिलावर को खबर नहीं होती कि उसके भाई जुबैर को मार दिया गया है। फिर मुनीर के कहने पर मन्या वहां से चला जाता है।
मने और उसकी गैंग को लग रहा था कि उन्होंने मुंबई जीत ली है, वो जश्न मनाते हैं। इधर दिलावर अपने सारे लड़के बुलाता है और मन्या सुरवे की गैंग का सफाया करने निकलता है। तभी एक आदमी बताता है कि जेजे हॉस्पिटल से फोन आया है। दिलावर जेजे हॉस्पिटल जाकर देखता है तो वहां जुबैर की लाश होती है। दिलावर टूट जाता है। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करने कहते हैं तो दिलावर मना करता है और कहता है कि जितना काटना था काट लिया, अब बारी मेरी। आफाक और अंबट भी वहां पर बाजू में खड़े होते। अंबट आफाक से कहता है कि जुबैर था तो दिलावर पर लगाम थी, पर अब दिलावर अंडरवर्ल्ड को बेलगाम दौड़ाएगा। जुबैर की कहानी खत्म हुई और दिलावर की दास्तान शुरू। तो आफाक कहता है कि मौत तो इनके घर हुई, कल मातम पूरा शहर मनाएगा। यहाँ मन्या नशे में धूत विद्या के घर पर जाता है और उसे बताता है कि वो मनोहर था जो तुमसे प्यार करता था और यह मन्या भी तुमसे मरते दम तक प्यार करेगा। वो दोनों फिर से एक हो जाते। जुबैर की अंतिम यात्रा में हाजी मकसूद दिलावर से मिलता है तो दिलावर उसे कहते हैं कि भाई मेरा गया है, बदला भी मेरा होगा। ये मुल्क आबाद रहे या ना रहे, कब्रिस्तान जरूर बनेगा। फिर दिलावर मन्या सुरवे गैंग के गैंचो को पकड़ता है। गैंचो बहुत मारने पर भी मन्या सुरवे का पता या कुछ भी नहीं बताता तो दिलावर उसे गाड़ी से उड़ाकर मार देता है। उसी गाड़ी में दिलावर के साथ जमाल भी होता है। वो ये सब देखकर डर जाता है। दिलावर उसे कहता है कि मुझे मुनीर चाहिए तो जमाल मुनीर के साथ दरगाह जाता है और खुद बहाना बनाकर बाहर रुकता है। मुनीर अंदर दरगाह में जाता है। वहां पर उसे दिलावर मिलता है। दिलावर मुनीर से बात करता है और कहते हैं कि मुसलमान होकर भी हिंदू का साथ देते हो। तो मुनीर कहता है कि एक सच्चा मुसलमान कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। वो भी मन्या सुरवे के बारे में कुछ नहीं बताता। तो दिलावर बाहर जाता है। दरगाह के बाहर दिलावर और उसकी गैंग खड़ी होती है। वो मुनीर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुनीर को दरगाह के बाहर निकलने का अंजाम पता होता है, फिर भी वो बाहर निकलता है। दिलावर की गैंग मुनीर को मारने लगती है। ये खबर मन्या को पहुंचती है। वो वर्कआउट कर रहा होता है। वो वीरा के साथ भागा दौड़ा बाहर आता है। गाड़ियां रोकने की कोशिश करता है पर कोई रुकती नहीं। फिर मन्या एक बस रोकता है। वीरा बस चलाता है। वो दोनों मुनीर को बचाने दरगाह निकलते। मुनीर दरगाह के बाहर जख्मी अवस्था में होता है। तभी वीरा और मन्या बस लेकर वहां आते और तुरंत बिना बस रोके जख्मी मुनीर को अपने साथ लेकर जाते। घर पर डॉक्टर बुलाकर मुनीर का इलाज किया जाता है। मन्या फिर से दिलावर को मारने निकलता है तो मुनीर उसे होश से काम लेने कहता है। वो कहते हैं कि कल वक्त हमारे साथ था, आज उनके साथ है, कुछ वक्त छुपे रहते हैं, फिर हमला करेंगे। तो मन्या मान जाता है पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं। दिलावर की गैंग मन्या को ढूंढ रही होती है पर उन्हें मन्या मिलता नहीं। तो दिलावर आफाक से मिलके उसे मन्या को मारने कहता है। साथ ही में ढेर सारे पैसे देने की ऑफर करता है। ईमानदार आफाक दिलावर से कहता है कि मैं कोई तुम्हारा शूटर नहीं जो तुम्हारी बात मान लूं और मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। तो दिलावर कहते हैं कि तुम नहीं तो तुम्हारे ऊपर वाले बिकेंगे, फिर तो ऑर्डर मानना पड़ेगा। इससे बढ़कर आफाक पुलिस कमिश्नर से मिलता है और हकीकत बताता है। दिलावर के बारे में कमिश्नर को बताता है। फिर अपने मन से गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि हम कितने मजबूर है, गुनहगार सामने होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। दोषी साबित करने पर गवाह और सबूत लाओ तो वो या तो मारे जाते या तो खरीदे जाते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुलिस कमिश्नर आफाक से कहता है कि मार डालो मन्या सुरवे को। आफाक कमिश्नर से कहता है कि कितने में बिके आप। उसे लगता है कि दिलावर ने कमिश्नर को मन्या को मारने के लिए पैसे दिए हैं। तो कमिश्नर कहते हैं कि ईमान सिर्फ तुम में नहीं है, अगर दिलावर को मारोगे तो सवाल उठेंगे क्योंकि उसने शराफत का नकाब बड़ी समझदारी से पहन रखा है और मन्या तो जेल से भागा हुआ कैदी है। उसे मारोगे तो मुजरिमों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिर भी फैसला तुम्हारे हाथ में, दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो। तो आफाक मन्या सुरवे का इनकाउंटर करना चुनता है। फिर आफाक मन्या सुरवे का इनकाउंटर करने के लिए टीम बनाता है। उसमें 3 ग्रुप होते। एक वो खुद लीड करता है तो बाकी 2 अंबट और भेंडे। आफाक जमाल को ढूंढ निकालता है। उसने मुनीर को दिलावर के हाथों देकर गद्दारी की होती है। आफाक उसे बताता है कि तुम्हारी जान को मन्या से खतरा है और मैं तुम्हें कहीं छुपने नहीं दूंगा। अगर तुमने हमें मन्या तक पहुंचाया तो सरकार की जेल में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। तो जमाल बताता है कि विद्या मन्या तक पहुंचा सकती है। आफाक विद्या से मिलकर उसे बताते हैं कि जिन्होंने सिर्फ मन्या का साथ दिया उनको दिलावर ने इतने बेरहमी से मार डाला। तो सोचो जिस मन्या ने उसके भाई को मार डाला उसका दिलावर क्या हशर करेगा। तुम हमारी मदद करो, मन्या फिर से आम जिंदगी जी सकता है और इसमें सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकती हो। उसे हमारे हवाले सौंप दो। आफाक मन्या तक पहुंचने के लिए विद्या से झूठ बोल रहा होता है। उसे तो मन्या का शूट एट साइड एनकाउंटर करना होता है। वह विद्या से कहते हैं कि अगर तुमने मदद नहीं की तो मन्या का बचना मुश्किल है। फिर आफाक वहां से चला जाता है और विद्या सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ दिन बाद मन्या का विद्या को फोन आता है। वो विद्या से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है, साथ चलोगी क्या। तो विद्या कहती है कहाँ और कब मिलना है। तो मन्या कहते हैं कि कल 12 बजे वडाला कॉलेज मिलना है। विद्या ये सब खबर आफाक को देती है। उसे विश्वास होता है कि मन्या को पुलिस के हवाले सौंपकर उसे नई जिंदगी मिलेगी। आफाक तुरंत अपनी टीम को बुलाकर प्लानिंग करता है। कल वडाला अंबेडकर कॉलेज में दोपहर 12 बजे मन्या आने वाला होता है। सारे पुलिस वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स का भेस लेते और किताबों में पन्ने फाड़कर गन छुपाते। अंबट कॉलेज स्टूडेंट दिखने के लिए अपनी मूंछ भी कटवाता है। आफाक अम्बोलकर को पोस्टमैन बनकर कॉलेज के बाहर रुकने कहते हैं और जैसे ही मन्या सुरवे दिखे अपनी बैग लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर लाकर सबको इशारा दे, क्योंकि वो इकलौता पुलिस वाला वहां मौजूद होता है जिसने मन्या सुरवे को नजदीक से देखा होता है। अगले दिन 11 जनवरी 1982 को सुबह 12 बजे आफाक, अंबट और उनकी टीम वडाला अंबेडकर कॉलेज में भेस बदलकर सभी जगह मौजूद होती है।
कॉलेज के अंदर विद्या मन्या का इंतजार कर रही होती है। अंबोलकर भी पोस्टमैन बनकर होता है। 12 बजे से कुछ मिनट पहले मन्या टैक्सी से कॉलेज के अंदर आता है और विद्या से थोड़ी दूर टैक्सी रोककर बाहर उतरता है। अंबोलकर उसे देखकर घबराता हुआ अपने लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर बैग लगाता है और आफाक को मन्या सुरभि के आने का इशारा कर देता है। मन्या विद्या को देखता है और फिर उसकी नजर अंबोलकर पर पड़ती है। तभी एक गोली मन्या के बाजू से निकलकर टैक्सी पर लगती है। फिर एक के बाद एक गोलियां मन्या की तरफ चलती है। मन्या भी वहां से भागने लगता है। विद्या देखती है कि आफाक भी गोलियां चला रहा है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मन्या भी अपने बंदूक से गोलियां चलाता है पर किसी भी काम की नहीं होती। पुलिस की उसकी तरफ जोरदार फायरिंग होती है। मन्या कॉलेज से भागने जाता है पर वहां पर लॉक होता है। अब मन्या फंस जाता है और उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाती है। मन्या दीवार के उस पर छुपा होता है। आफाक सभी पुलिस वालों को फायरिंग रोकने कहता है और मन्या को सरेंडर करने कहता है। मन्या के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वह बंदूक को हाथ में पकड़कर हाथ ऊपर कर आफाक के सामने सरेंडर होता है। तभी कॉलेज की घड़ी पर ठीक 12 बजते और बेल बजती है। तो आफाक हर एक बेल पर मन्या को अपने रिवॉल्वर से गोली मारता है जो मन्या के शरीर को भेद देती है। विद्या भी वहां मौजूद होती है। जख्मी मन्या विद्या को इशारा कर कहता है कि देख तूने ये क्या किया। अंबट भी मन्या को एक गोली मारता है। आफाक मन्या को आखिरी गोली मारकर अंबट से कहता है कि बॉडी को साइन हॉस्पिटल लेकर चलो। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जब मन्या सुरभि को हॉस्पिटल लेकर जाते तब वो जिंदा होता है। वो और आफाक अपने अपने हिस्से की स्टोरी एक दूसरे को बताते और फिर वही हमें फिल्म दिखाई जाती है। यहाँ तक कि मन्या सुरभि और आफाक के बीच गाड़ी में फाइटिंग होती है जो कि सच नहीं है। मनोहर सुरभि को 12वीं में 78 मार्क्स मिले थे और मुनीर को भी आफाक 1 साल बाद एनकाउंटर में मार डालता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।